हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए पोएम के क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। ये देखिए, सारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जिन बच्चों के पास ये लिखे नहीं हैं वो बच्चे इनको इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको नोट कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 इनको समझाने वाली हूँ, तो आप एंड तक बने रहिए। मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि एक ही वीडियो में आपकी सारी पोएम्स क्लियर कर दूँ, क्योंकि अब आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। फरवरी में आपके फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी हमें करना है। आप इनको अच्छे से समझ लें, और यदि आप समझ के इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करते हैं तो आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए ये पोएम के क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ। ओके, तो रेडी है सारे बच्चे? स्टार्ट करते हैं हम। हमारी फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन। एक काम और हमको कर लेना है कि ये जितनी भी सारी हमारी पोएम है ना, उन सभी के पोइट्स के नेम आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट्स में पूछे जाते हैं। मैं आगे आपको एब्स्ट्रैक्ट के वीडियो भी लेकर आऊँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी फाइनल एग्ज़ाम तक पूरी तैयारी करवा दूँगी। तो ठीक है ना? तो ये द रोड नॉट टेकन ये किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। ट्रेवलर अपने आप को, ट्रेवलर मीन्स होता है यात्री, ठीक है ना? जिन वर्ड्स की आपको मीनिंग नहीं आती हैं आप उनको सुनकर उनको नोट कर सकती हैं। मैं बताती जा रही हूँ, सारे बच्चे उनको नोट कर सकते हैं। ट्रेवलर का मतलब है यात्री। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, यात्री अपने आप को कहाँ पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसको क्या समस्या आती है, क्या परेशानी आती है। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। ट्रेवलर यानी कि यात्री अपने आप को कहाँ पाता है, जहाँ से दो रास्ते गए होते हैं या दो रास्ते निकले होते हैं। हिज प्रॉब्लम इज दैट ही कांट डिसाइड विच रोड ही शुड टेक, और उसकी समस्या क्या है कि वह यह नहीं समझ पाता कि उसको कौन सी रोड पर जाना चाहिए या किस रास्ते पर जाना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली जो पोएट हैं वो ज़िंदगी के दो राहे के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें डिसाइड करना होता है कि हम क्या चूज़ करें, क्या ना करें। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यदि आप 10th क्लास में जाओगे, आप 10th पास आउट कर जाओगे, फिर आपके लिए चॉइस आएगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें। तो ऐसे ही आप दुविधा में पाएंगे अपने आप को कि हमें क्या लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए। सेम प्रॉब्लम की बात यहाँ पे हो रही है। ये टू रूट्स उसी को सिग्निफाई करते हैं कि चॉइसेस आपकी लाइफ में क्या हैं। कभी कभी व्यक्ति, कभी कभी इंसान ऐसे दो राह पर आकर खड़ा हो जाता है कि वो चूज़ नहीं कर पाता कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन चूज़ तो करना पड़ता है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पोएट चूज एंड वाई। उन दोनों में से जो कवि हैं वो कौन सी रोड को चुनते हैं और क्यों। ही चूज द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड एंड मोर चैलेंजिंग। वो किस रास्ते को चुनते हैं जो कि लेस ट्रेवल्ड है, यानी कि जिस पर लोग कम गए हैं, कम चला हुआ रास्ता है, उस पर यात्री कम ही गए हैं। लेस मीन्स कम, है ना। एंड मोर चैलेंजिंग, जो ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है। चैलेंजिंग यानी कि यहाँ पे रास्ते पर पग पग पर आपको कठिनाई मिलेंगे, नए नए चैलेंज, चुनौतियाँ का सामना आपको उसमें करना पड़ेगा। तो ऐसा रास्ता पोएट चुनते हैं। व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। येलो वुड्स किस चीज़ को दर्शाती हैं, किसको बताती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं।
द येलो बोट्स रिप्रेजेंट्स द सीजन ऑफ ऑटम। येलो बोट का मतलब है कि ऑटम का सीजन या पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते येलो हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो ये उसी को बताता है। येलो रेफर्स टू द येलो लीव्स दैट फॉल ड्यूरिंग द ऑटम। येलो किस चीज़ को रेफर करता है? उन पत्तियों को जो कि क्या हो गई हैं, गिर गई हैं ऑटम के कारण, पतझड़ के कारण पीली होकर गिर गई हैं। व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम? पोएम में ग्रासी का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द रोड ही चूज वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वॉजेंट स्टेप्ड। जो रोड पोएट ने चुनी थी वो कैसी थी? ग्रासी थी, यानी कि उस पर घास फूस बहुत अधिक उगी हुई थी। एंड वॉजेंट स्टेप्ड बाई एनी वन टिल नाउ, और शायद अभी तक उस पर किसी ने कदम भी नहीं रखा था। वॉजेंट स्टेप्ड माने किसी के द्वारा उस पर चला नहीं गया था। ओके, अब इस पोएम की समरी देख लेते हैं हम। ये समरी आपको एग्जाम में लिखने के लिए आती है। समरी कह लें हम, या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम सेम थिंग है। तो आप ये एक क्वेश्चन ये भी तैयार कर सकते हैं कि आपको पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है लॉन्ग आंसर में। ठीक है, तो मैं वो भी यहाँ पर समझा दे देती हूँ आपको, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये भी तैयार होगा। द पोएट टॉक्स द चॉइसेस एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। पोएट इस कविता में किसके बारे में बात करते हैं? भविष्य की आने वाली चुनौतियाँ और चॉइसेस जो कि आपको लेना पड़ती हैं। इट एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड द इम्पैक्ट दोज डिसीजंस कैन हैव ऑन वंस लाइफ। यहाँ पे पोएट क्या बताते हैं कि जो आपको जो डिसीजन मेकिंग पावर है, आपको डिसीजन लेना होता है, और उन्हीं का असर है जो दो डिसीजन आपने जो भी डिसीजन लिए हैं, जो भी निर्णय आप जीवन में लेते हो, फिर वो आपको किस तरह से इफ़ेक्टेड करते हैं, किस तरह आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। चलो इसी उदाहरण को यदि हम समझें तो किस तरह से कि यदि आप लाइफ में आपने यदि साइंस चूज किया है तो आप साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड कैरियर की तरफ जाएंगे। आपने कॉमर्स लिया है तो आगे आप लाइफ में कॉमर्स की स्ट्रीम से रिलेटेड कैरियर में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने जो भी कैरियर यदि लाइफ में चुना है तो उससे रिलेटेड आपको उसकी डिफ़िकल्टीज सामने आएंगी, उससे रिलेटेड आप उन चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे, और दूसरे लोगों में आप में जो डिफरेंस होता है वो आपकी चॉइसेस के कारण ही वो डिफरेंस आता है। ठीक है, ये इस पोएम में बताने की कोशिश की है पोएट ने। द स्पीकर फेस्ड विद द डिसीजन ऑफ विच पाथ टू टेक कंटेम्पलेट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच चॉइस। और यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या करते हैं? फेस्ड विद द डिसीजन, जो भी डिसीजन है अब उसको उनको सामना करना रहता है। वो दो राह पर खड़े हैं और उनको डिसीजन लेना है कि कौन सा विच पाथ टू टेक, कौन सा रास्ता वो चुने। कंटेम्पलेट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच चॉइस, फिर वो दोनों ही चॉइसेस के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि यदि मैं इस पर चलता हूँ तो क्या होगा और इस पर जाता हूँ तो क्या होगा। द स्पीकर अल्टीमेटली चूज द लेस ट्रेवल्ड पाथ, और अंत में जो स्पीकर है या जो पोएट हैं यहाँ पर वो क्या करते हैं? उस रास्ते को चुनते हैं जिस पर कम लोग गए होते हैं, जो कि लेस ट्रेवल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पोएम है विंड। इस पोएम को हम पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर एंड समरी करने वाले हैं हम। विंड के पोएट कौन है? सुब्रमण्यम भारती हैं। तो जो सुब्रमण्यम भारती हैं ये विंड पोएम के पोएट हैं। ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक्सट्रैक्ट में आते हैं पोएट के नेम और पोएम के नेम दोनों ही। ठीक है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम। पोएट क्या चाहता है कि हवा है जो वो कैसे चले, कैसे आए। जो हवाएं हैं
वो कैसे आए? द पोएट वॉन्ट्स द विंड टू कम स्लो एंड नॉट टू डिस्ट्रक्ट एनीथिंग। तो पोएट क्या चाहता है कि हवाएं कैसे चलें? कि बिल्कुल स्लोली, धीरे धीरे, मंद मंद चलें और किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट नहीं करें, यानी कि किसी को बर्बाद ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड गॉड डू? जो विंड गॉड हैं, जो पवन देवता हैं, वो क्या करते हैं? कभी तो ये चाहता है कि वो धीरे धीरे चले, लेकिन जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं? जो पवन के देवता हैं, जो पवन हवा को भी कहते हैं, ठीक है, तो जो उसकी गॉड है वो क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएट, द विंड गॉड ब्लोज अवे एंड स्मैशेस द वीक क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स, डोर्स, राफ्टर्स, टिम्बर, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स। तो पोएट के अकॉर्डिंग, पोएट के अनुसार जो विंड गॉड हैं वो जब हवाएं चलती हैं तो वो क्या कर देती हैं? स्मैशेस द वीक, जो कमज़ोर हैं उनको कुचल देती हैं, ठीक है। क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स, जैसे कि ढहती हुई बिल्डिंग्स हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाती हैं। एंड डोर्स, दरवाज़ों को तोड़ देती हैं, छत को उड़ा देती हैं। और जो लकड़ियां हैं, जो शरीर हैं, जो जीवन हैं, जो भी कमज़ोर हैं, लाइफ जो जिनके भी दिल कमज़ोर हैं, उनको भी ये तोड़ देती हैं। तो जो विंड गॉड हैं वो इस तरह से आते हैं और ये सब जो भी कमज़ोर होता है उसको मसल के रख देते हैं और या उनको तोड़ देते हैं। हाउ डज द विंड बिकम द कॉज ऑफ रेन? लेकिन किस प्रकार से विंड बारिश का कारण बनती है? इट ब्लोज द हैवी डार्क क्लाउड्स फिल्ड विथ वाटर ओवर द अदर एरियाज विच ब्रिंग्स रेन। और जो हवा एक कम और क्या करती है? ये रेन का कारण भी बनती है। कैसे करती है? जो भारी भारी बादलों को, जो पानी से भरे हुए होते हैं, हैवी डार्क क्लाउड्स, लंबे काले काले बादल जो पानी से भरे होते हैं, फिल्ड विद वाटर ओवर टू अदर एरियाज, दूसरे एरियाज से लाकर बारिश, जहाँ पर बारिश होती है वहाँ से कई दूर से, बहुत अधिक दूरी से ये हवा से ये बादल उड़ा के लाते हैं और हवा ये बारिश का कारण बनते हैं, ठीक है ना। What does the wind symbolize? यहाँ पे विंड किस चीज़ का प्रतीक है? सिम्बोलाइज करती है किसको? द विंड सिम्बोलाइजेस पावर। विंड किसका प्रतीक है? पावर का, शक्ति का। वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल एज विल पावर टू फेस एनी ट्रबल्स ऑफ हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो शक्ति, लोग इस तरह से हमारे जीवन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, हार्डशिप्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा दिल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग हार्ट होना चाहिए, हमारा दिल मजबूत होना चाहिए, एज वेल एज विल पावर, और इच्छा शक्ति भी होना चाहिए टू फेस एनी ट्रबल्स, किसी भी परेशानी को सामना करने की हमारे अंदर इच्छा शक्ति, विल पावर होना चाहिए और हमारा जो हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमें लड़ने की ताकत होना चाहिए, हमें जल्दी से हार नहीं मानना चाहिए। हमारे जीवन की जो हार्डशिप्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसकी समरी देख लेते हैं। समरी मैंने पहले भी बताया आपको कि समरी या सेंट्रल आइडिया में आप इसको लिख सकते हैं। तो विंड पोएम की समरी देखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड एंड कॉल्स विंड डिस्ट्रक्टिव। पोएट इसमें डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं पावर ऑफ विंड, विंड की पावर का, हवा की जो क्षमता है, शक्ति है, उसका वर्णन करते हैं। एंड विंड को कैसा बताया उन्होंने? डिस्ट्रक्टिव बताया है कि जो विनाश कर देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। उसके आगे जो कोई आता है, ही लिंक्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड विद द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। और उन्होंने किससे लिंक किया है? ये डिस्ट्रक्टिव पावर विंड की जो
विनाशकारी क्षमता है या शक्ति है, उसको उन्होंने जीवन की कठिनाइयों से कंपेयर किया है, उनसे तुलना की है कि जैसे ही तेज आंधी तूफान हवा आती है तो वो क्या करती है, वो सारे घरों की छतों को सबको उड़ा ले जाती है, जो कमज़ोर हैं, पुराने ढहते घर हैं, उनको गिरा देती है, तो उनको तोड़ देती है, तोड़ के रख देती है। तो उसी तरह से मनुष्य के जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वह भी टूट जाता है और पुरानी बिल्डिंग की तरह वह ढह जाता है उन परेशानियों के सामने। ही सेज दैट वीक पीपल ब्रेक डाउन ईजीली। वो क्या कहते हैं पोएट कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, बट स्ट्रॉन्गर पीपल इमर्ज आउट स्ट्रॉन्गर। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जिन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया होता है, वो और अधिक निखर के आते हैं। परेशानियों से व्यक्ति को टूटना नहीं चाहिए, वो और अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, उनको एक और अनुभव मिल जाता है परेशानियों से लड़ने का, तो वो अपने आप को और अधिक स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। ऑल्सो द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड बी मेंटली टफ and physically strong in order to survive the hardships of life। ये पोयम हमें एक मैसेज देती है, एक लेसन, एक पाठ सिखाती है कि क्या पाठ सिखाती है कि वी शुड मेंटली टफ, हमें मानसिक रूप से तो टफ होना ही चाहिए, यानी मानसिक रूप से तो स्ट्रांग होना चाहिए और फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। जीवन की कठिनाइयों से सामना करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए? अपने जीवन में टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाउएवर अ वीक पर्सन क्रम्बल्स एंड ब्रेक डाउन लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग। हालांकि जो वीक पीपल होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जैसे कि पुरानी बिल्डिंग तेज हवाओं से आंधी तूफान में क्या होती है? ढह जाती है। उसी तरह से कमज़ोर लोग हैं, इन जो जीवन की परेशानियों में टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो हमें कैसा बनना है? पोएट क्या सिखाते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट पोएम है रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ के पोएट कौन है? कर्ट्स किनले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक। रेन ड्रॉप्स कैसा साउंड करती हैं? द रेन ड्रॉप्स मेक साउंड ऑफ पैटर ऑन द रूफ। पैटर की साउंड करती हैं रेन ड्रॉप्स। जो पानी की बूंदों की आवाज़ आती है वो पिट पैट टाइप की साउंड, जो आवाज़ है वो आती है। व्हाट मेक्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट। पोएट्स के हार्ट में क्या शोर मचाती है? व्हाट मेक्स एन इको। द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट। पोएट्स के दिल को झकझोर कर रख देती है। जो पानी की बूंदों की आवाज़ है जो छत पर आती है, वो पोएट को क्या कर देती है? उसके झंकृत कर देती है उसके हृदय को। What is the single major memory that comes to the poet। और इस बारिश के मौसम में पोएट को सिंगल मेजर मेमोरी, ये कौन सी याद है जो पोएट को आती है? पोएट तक आती है, कवि को आती है। द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट इज दैट ऑफ हिज मदर एंड हर फॉन्ड लुक। और उसको कैसी याद आती है? बारिश के मौसम में उसको अपनी ये जिस तरह से बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है वो उसको उसकी मदर की याद दिलाती है और उसके बचपन की याद दिलाती है ना, जो उसको बचपन में अच्छा लगता था। और इस तरह से ये पानी की बूंदें, जो बारिश की बूंदें हैं, वो पोएट को अपने बचपन की याद और अपनी माँ की याद दिलाती हैं। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोएट रेफर्स टू। पोएट डार्लिंग ड्रीमर्स पोएट किसको कहते हैं? किसको क्या है? डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब है
प्यारे सपने देखने वाले। ठीक है। डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर्ड टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन एंड हैड स्वीट ड्रीम्स। डार्लिंग ड्रीमर्स पोएट ने किसको कहा है? खुद को। द पोएट खुद भी है और हिज सिबलिंग्स यानी कि उसके जो भाई बहन रहते हैं वो व्हेन दे वर चिल्ड्रन जब वो बच्चे थे हैड स्वीट ड्रीम्स और वो मीठे मीठे सपनों में खोए रहते थे। इस पोयम में हमने देखा है कि जब छत पर बारिश की बूंदें आती हैं तो पोएट को कैसे अपने बेड पर सोना कितना अच्छा लगता है, तकिए में मुंह छुपाकर सोना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसको अपने बचपन की याद आती है इन बारिश की बूंदों की आवाज़ से। तो इस पोयम का सेंट्रल आइडिया या समरी देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस पोयम में पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। द पोएट ट्राइज टू डिस्क्राइब हाउ ही फील्स ऑन अ रेनी डे। पोएट हमें यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रेनी डे पर यानी जिस दिन बारिश हो रही होती है तो उनको कैसा फील होता है। द पोएट states that whenever it rains, he starts to recall all his past memories। तो पोएट कहते हैं कि जब भी बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी रिकॉल ऑल हिज पास्ट मेमोरीज, उनकी जो पास्ट मेमोरीज हैं उनको अपने बचपन की याद सारी आने लगती है। वाइल लाइंग ऑन हिज बेड इन द कॉटेज ही लिसन्स टू द पिटर पैटर साउंड ऑफ रेन। जब वो बचपन में अपने बेड पर अपने घर के अंदर लेटे हुए इन बारिश की बूंदों की पिटर पैटर साउंड को सुनते हैं तो उस बचपन की उनको याद आती है। एज ही लिसन्स टू द साउंड ऑफ द रेन ही स्टार्ट्स टू रिमेंबर हिज ओल्ड एज। जैसे ही वो बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते हैं वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। When he was a little boy, जब वो एक छोटे से बच्चे रहते हैं, लड़के रहते हैं, he remembers his mother who is not with him now। और वो अपनी माँ को भी याद करते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। But her memories will always be with them। लेकिन उनकी यादें हमेशा ही उनके साथ रहेंगी। तो बारिश की बूंदों में एक तो वो अपनी माँ को याद करती हैं और अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं कि किस तरह उनको रेनी डे पर अच्छे बिस्तर में पड़े पड़े सोना अच्छा लगता था। पहले बहुत ज़्यादा बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता था कि स्कूल जाएं या बहुत ज़्यादा, आज पानी बरस रहा है तो छूट मिल जाती थी कि वो स्कूल ना जाएं। तो ऐसे ही डेज जो उनके ओल्ड डेज थे पोएट के, वो उन दिनों को याद करते हैं कि कैसे हम लोग घंटों तक जिस दिन पानी बरस रहा है कुछ सोने को मिलता था और हम आराम से बिस्तर में पड़े पड़े बारिश की बूंदों की आवाज़ों को जो छत पर आ रही हैं उनको सुनते रहते थे। अच्छी लगी ना इस पोयम की समरी? आप भी ऐसा करते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पोयम देखते हैं कौन सी है हमारी। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, और इसके जो पोएट हैं वो कौन है? विलियम बटलर ईट्स। ठीक है, इसका नाम अच्छे से हमें इनका याद कर लेना है, एंड पोयम का नाम। आप इसको लिख के ट्राई करें, है ना बच्चे। आपको क्या करना है, इंग्लिश में कभी भी आप ये विश्वास नहीं करें कि हमने क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लिया, पढ़ लिया तो हो गया। नहीं, हमें चाहिए स्पेलिंग। स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, और वो कभी होंगी जब आप पोएट जो क्वेश्चन आंसर्स आप याद कर रहे हैं उनको आप लिखकर ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे करेंगे ऐसा, प्रॉमिस कीजिए आप मुझसे। वेरी नाइस, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बात जल्दी से मानते हैं। आपको यदि अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, और मैं कह रही हूँ ना वैसे ही आपको रिपीट करना है। आप इनको समझ के बार बार क्वेश्चन आंसर्स को आप इसको समझ के यदि याद करते हैं, एक बार यदि आपको समझ में नहीं आया आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऑल टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
है ना, अच्छी बात है ना। वाई डज द पोएट वॉन्ट टू गो टू इनिसफ्री, पोएट इनिसफ्री जाना क्यों चाहते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू गो टू इनिसफ्री टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, इनिसफ्री एक झील का नाम है और वहाँ पर जाना चाहते हैं वो प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए। ओके, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री, इनिसफ्री कैसा स्थान है, कैसी जगह है। इनिसफ्री इज अ नेचुरल प्लेस वेयर इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, इनिसफ्री एक कैसा है, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एक स्थान है और जहाँ पे बहुत अधिक शांति है। ओके, वाई डज द पोएट वॉन्ट टू गो टू इनिसफ्री, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया जो हमने पहले पढ़ा था, क्यों जाना चाहते हैं पोएट इनिसफ्री। द पोएट वॉन्ट्स टू गो टू इनिसफ्री टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी प्राकृतिक सुंदरता को एंजॉय करने के लिए, आनंद उठाने के लिए पोएट इनिसफ्री जाना चाहते हैं। हाउ इज द सिटी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ एट द लेक ऑफ इनिसफ्री, जो सिटी लाइफ है, जो शहर की ज़िंदगी है, वो किस प्रकार से डिफरेंट है, अलग है, किससे अलग है। एट द लेक ऑफ इनिसफ्री, जैसे इनिसफ्री लेक में लाइफ है उस जीवन से शहर के जीवन में क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है। द पोएट डज नॉट लाइक सिटी लाइफ, पोएट हैं जो हमारे विलियम बटलर ईट्स, वो क्या करते हैं, डज नॉट लाइक सिटी लाइफ, वो सिटी लाइफ को पसंद नहीं करते, शहर की ज़िंदगी को पसंद नहीं करते। द पेवमेंट्स आर डल एंड ग्रे, देयर इज अ कोर्स ऑल अराउंड बट देयर इज नेचर्स ब्यूटी ऑल अराउंड इन इनिसफ्री, जो पेवमेंट्स हैं, जो रास्ते हैं, वो कैसे हैं, डल हैं, गिरे हैं, यानी कि जो सड़कें हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल से कैसी हो रखी हैं, गंदी हो रही हैं और जिनमें कुछ उत्साह उनको नहीं आता है। देयर इज ए कोर्स ऑल अराउंड, और चारों ओर क्या है, शहर की भाग दौड़ है, अराजकता है, शोरगुल है। सिटी की लाइफ में भाग दौड़ है, माने कि सिटी की लाइफ कैसी है, शहर का जीवन कैसा है, भाग दौड़ से भरा हुआ है, चारों ओर शोरगुल है। बट देयर इज नेचर्स ब्यूटी ऑल अराउंड इन इनिसफ्री, लेकिन इनिसफ्री में क्या है, चारों ओर प्रकृति की सुंदरता ही सुंदरता है और शांति है, इसलिए पोएट इनिसफ्री में रहना चाहते हैं। ठीक है ना, आप पोएम का समरी देख लेते हैं हम पोएम की। ये सेंट्रल आइडिया में आता है तो आपको यही लिखना है। द पोएट ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, पोएट क्या चाहते हैं कि लंदन की बिजी गलियों में से, बिजी स्ट्रीट्स में से वो एस्केप कर जाएं, भाग जाएं कहीं। कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी कहने लगते हैं बहुत थक गए, अब तो ऐसा लगता है कि कहीं चलें। जब हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो हम घूमने जाते हैं। हम घूमने किन जगहों पर जाते हैं, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी होती है, हमें उन जगहों पर जाना अच्छा लगता है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे पोएट भी वही बात कह रहे हैं कि वो इस सिटी की लाइफ से एस्केप कर जाना चाहते हैं, यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। ही रिमेंबर्स इनिसफ्री, वो इनिसफ्री को याद करते हैं, एक झील का नाम है। एज अ परफेक्ट लिटिल आइलैंड दैट फुलफिल्ड ऑल इट्स हिज नीड्स, और वो याद करते हैं कि जो लेक इनिसफ्री है, जो झील है, वो पूरी तरह से उनकी उम्मीदों को पूरा करती है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसा वो चाहते हैं वैसा वहाँ पर है। द पोएट डिक्लेयर्स दैट ही विल अराइज एंड गो टू इनिसफ्री, तो पोएट डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि नहीं मैं तो वहाँ जाऊँगा, इनिसफ्री जाऊँगा। वेयर ही विल बिल्ड अ स्मॉल केबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, तो वहाँ पर वो एक छोटा सा घर बनाएंगे, मिट्टी और बांस का केबिन बनाएंगे, बिल्कुल छोटा सा। ही वॉन्ट्स टू लिव द कंट्री लाइफ टू गेट अवे फ्रॉम द फास्ट लाइफ, और वो बिल्कुल सामान्य सा, साधारण सा जीवन जीना चाहते हैं इनिसफ्री में रहकर। इस जीवन की जो फास्ट लाइफ, सिटी की जो फास्ट लाइफ है उससे दूर वह आराम की ज़िंदगी, एक मिट्टी और बांस के घर बना के, छोटा सा कैबिन बना के उसमें रहना चाहते हैं। ठीक है ना, अच्छी है ना ये पोयम।
सबको पसंद आती है। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट हमारी पोयम है, 5th पोयम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये फोर्ब कैरी इसके पोएट हैं और लीजेंड का मतलब होता है किंवदंती या पौराणिक कथा नॉर्थलैंड की। ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द पीपल इन नॉर्थलैंड नॉट एबल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट। जो नॉर्थलैंड के पीपल हैं, जो लोग हैं, वो सारी रात वहाँ पर क्यों नहीं सो पाते। नॉर्थलैंड यहाँ पे नॉर्थ पोल पर जो जगह है उस जगह की बात हो रही है यहाँ पर। ओके। द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड आर नॉट एबल टू स्लीप एज द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। और नॉर्थलैंड पे जो लोग हैं वो क्यों नहीं सो पाते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो कैसी हो रही है, वो वहाँ पर जो नाइट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और कोल्ड होती हैं, बहुत ठंडी होती हैं। वहाँ पे कई कई महीनों के जो पोल है ना हमारे, उन पर कई महीनों के दिनों रात होती हैं, तो इसलिए लोग वहाँ पर नहीं सो पाते। What did सेंट पीटर ask the ओल्ड लेडी फॉर। सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या मांगा। एक लेडी, ओल्ड लेडी रहती है, उससे सेंट पीटर हैं इस कहानी में, तो वो उससे क्या मांगते हैं। द सेंट पीटर आज द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बेक्ड केक। वो उनसे उसका एक केक मांगते हैं। बेक्ड केक एक बना हुआ तैयार केक मांगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी। सेंट पीटर ओल्ड लेडी को किस प्रकार से पनिश करते हैं, कैसे पनिश करते हैं, कैसे सजा देते हैं। सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी बाय चेंजिंग हर इनटू अ बर्ड। जो सेंट पीटर होते हैं उसको क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं और उसको एक चिड़िया में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। इस तरह से उसको पनिशमेंट मिलता है, सजा मिलती है। वाई वॉज सेंट पीटर टायर्ड एंड हंग्री। सेंट पीटर थके हुए और भूखे क्यों रहते हैं। सेंट पीटर वॉज रिटर्निंग आफ्टर हिज लेंदी जर्नी। जो इस कहानी में जो सेंट पीटर हैं वो बहुत लंबी यात्रा करके आ रहे होते हैं। ही हैड फास्टेड एंड हैड नॉट कंज्यूम्ड एनी फूड और वाटर। और उन्होंने कुछ भी खाना नहीं खाया होता है और ना ही पानी पिया होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। अब इसकी समरी देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया में भी आप यही लिखेंगे। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट द नॉर्दर्न रीजन नियर द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास जो नॉर्दर्न रीजन है, जो उत्तरी क्षेत्र है, उसकी एक गाथा है, एक कहानी है, जो कि इस पोयम के माध्यम से पोएट हमें बताना चाहते हैं। द पोएम टॉक्स अबाउट अ लिटिल वुमेन who was punished by Saint Peter for refusing to give him any one of the cakes that she had baked। और इस पोयम में क्या बताती है कि एक वुमेन रहती है, एक लिटिल वुमेन रहती है, छोटी सी एक औरत रहती है, जो क्या करती है, जिसको पनिशमेंट दिया जाता है सेंट पीटर के द्वारा, जिसको सजा दी जाती है। क्यों सजा दी जाती है। फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव हिम, क्योंकि उसने मना कर दिया था। जो केक वो बना रही थी, उस केक में से एक भी छोटा सा भी केक उसने सेंट पीटर को देने से मना कर दिया था, तो वो उसको पनिशमेंट देते हैं, सजा देते हैं। इन द स्टोरी सेंट पीटर रीचेज द कॉटेज ऑफ द लिटिल वुमेन। सेंट पीटर क्या करती हैं, उस लिटिल वुमेन के कॉटेज में जाती हैं, उसके घर में जाते हैं। एंड आफ्टर ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, कब जाती हैं वो, जब पूरी दुनिया का से यात्रा करते हुए आते हैं। सेंट पीटर सबकी परेशानियों को सॉल्व करते हुए, लोगों से मिलते जुलते हुए, पूरी दुनिया से घूमकर जब आते हैं, तो इस लिटिल वुमेन के पास आते हैं
और तो वो बहुत अधिक थके हुए होते हैं और वो उनसे क्या मांगते हैं, एक केक मांगते हैं क्योंकि वह केक बना रही होती है, लेकिन वो उनको देने से इनकार कर देती है। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत ज़्यादा थके हुए और भूखे रहते हैं। सेंट पीटर आस्क्ड हर टू गिव हिम वन केक बट द लिटिल वुमन greed and selfishness did not allow her to do so. वह उससे एक केक, छोटा सा केक मांगते हैं, लेकिन जो लिटिल वुमेन का लालच रहता है, जो उसका स्वार्थीपन रहता है, वो उसको इस चीज़ की अलाउ नहीं करता। वो नहीं कहता है, वो अपने लालच के कारण वह और स्वार्थी रहती है वह बहुत अधिक, तो उसके कारण वो उनको देने से, केक, छोटा सा भी केक देने से मना करती है। तो सेंट पीटर उसको श्राप देते थे और वो क्या हो जाती है, एक चिड़िया बन जाती है। ऐसा होता है, कभी कभी हम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं कि हमें दूसरों के दुख के बारे में सोचने समझने का हम सोचते ही नहीं हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो इसलिए सेंट पीटर ने उसको पनिश किया, है ना बच्चों। अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो भी कोई आपसे हेल्प मांगेगा तो आप क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। हमें ये करना चाहिए, ठीक है ना। इस पोयम से हम ये सीखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पोयम है हमारी कौन सी, नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किर्कप उन्होंने लिखी है ये पोयम, नो मैन आर फॉरेन। इसका मतलब क्या है, फॉरेन मीन्स विदेशी, कोई भी विदेशी नहीं है। अब ये कैसी पोयम है, विदेशी क्यों नहीं है भाई, है ना। हम इंडिया के हैं, कोई अमेरिका का है, कोई कहीं का इंग्लैंड का है, लेकिन फिर भी इस पोयम में कह रहे हैं कि नो मैन आर फॉरेन। इसका मतलब क्या है, अब इस पोयम में देखते हैं, इसकी समरी में आपको समझाऊंगी ना, तभी आपको समझ में आएगा कि नो मैन आर फॉरेन का मतलब क्या है। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल वन अर्थ आर द सेम। इसमें कैसे पोएट हमको बताता है, सजेस्ट करता है कि सारे लोग और पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जितने भी ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सेम ही हैं। द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रीथ द सेम एयर एंड लिव इन द सेम बेस। पोएट का तर्क क्या है, वो क्यों बताते हैं कि सारे लोग एक ही हैं, क्यों, क्योंकि सारे लोग सेम तरीके से इस पृथ्वी पर सारे लोग रहते हैं, वो एक ही तरीके से सांस लेते हैं, एक ही हवा में। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे अमेरिका वाले भी तो सांस लेते हैं, है ना, इंग्लैंड वाले भी तो वैसे ही सांस लेते हैं। एंड लिव इन द सेम वे, और जैसे हम रहते हैं वैसे ही वो भी रहते हैं। हम खाते हैं तो वो भी खाते हैं, है ना, हम सोते हैं वो भी सोते हैं। तो जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हम करते हैं वैसे ही सारे लोग करते हैं, तो एक ही हुए ना। पोएट का मतलब यही है, समझे। वॉट डज द पोएट से अबाउट हेटिंग आवर ब्रदर्स। पोएट, हम अपने भाइयों से जो घृणा करते हैं उसके बारे में पोएट क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट हेटिंग आवर ब्रदर्स इज हेटिंग आवर सेल्व्स। पोएट क्या कहते हैं, यदि हम अपने भाइयों से, यहाँ पर भाइयों से मतलब हमारे फैमिली के ब्रदर्स से मतलब नहीं है, जो सारे लोग आसपास हैं वो हम क्या हैं, एक बहन भाई की तरह ही हैं। तो यदि हम उनसे हेट करते हैं, इसका मतलब हम खुद से ही हेट कर रहे हैं, उनसे खुद से ही घृणा कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन डू वी डिफाइल द अर्थ, हम अर्थ को कब डिफाइल करते हैं, कैसे अपवित्र करते हैं, कैसे पृथ्वी को गंदा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। पोएट ने इसके बारे में क्या कहा है, when we take arms against each other and start a war against each other we defile the earth। जब हम क्या कहते हैं, जब हम क्या करते हैं, टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, एंड स्टार्ट अ वार अगेंस्ट ईच अदर, और हम एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, युद्ध करना शुरू कर देते हैं, वी डिफाइल द अर्थ, हम अर्थ को अपवित्र करते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा इसमें दी जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उससे कितना अधिक नुकसान हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम
जबरदस्ती की युद्ध कर रहे हैं। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। हमारी जो पृथ्वी है वो अपवित्र होती है, अशुद्ध होती है इससे। ठीक है ना। समरी देख लेते हैं इसकी। द पोएम नो मैन आर फॉरेन सेलिब्रेट्स द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पोएम किस चीज़ को सेलिब्रेट करती है? ये बड़ी अच्छी पोएम है जो हमें बताती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मानवता ही सबसे बड़ी चीज़ है। हमें एक ही रहना चाहिए। ठीक है। ह्यूमैनिटी को ये क्या करती है? ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करती है। मानवता की बात करती है ये पोयम, ये कविता। इट हाईलाइट्स दैट एवरी पर्सन लिविंग ऑन दिस अर्थ इज लाइक अ ब्रदर और सिस्टर। ये कविता इस चीज़ पर प्रकाश डालती है, बताती है हमें। क्या बताती है? कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं वो सब क्या हैं? बहन भाई की तरह हैं। एंड वी ऑल शेयर कॉमन बॉन्ड। और हम सारे एक कॉमन, एक बंधन से बंधे हुए हैं। We all have bodies and share fundamental needs like sunlight, air, water and clothing to cover ourselves. हम सारी जो आधारभूत चीज़ें हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी हम सबको चाहिए, एयर है वो हम सबको सेम ही चाहिए, वाटर हम सबको सेम चाहिए, पानी हमको सेम चाहिए, और हम सबको कपड़े भी चाहिए अपने आप को कवर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब सेम ही है तो हम अलग कैसे हुए? However, it's saddening that we often harbor hatred and engage in conflicts with one another. और ये बड़ी दुख की बात है। हालांकि वो कहते हैं ये बहुत अधिक दुख की बात है कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत का भाव रखते हैं, है ना। एंड एंगेज इन कन्फ्लिक्ट्स, और हम हमेशा झगड़ों में और एक दूसरे से संघर्षों में लिप्त बने रहते हैं। विद वन अनदर, आपने देखा होगा अब तो घरों में ही हम एक दूसरे से कितने ईर्ष्या द्वेष भाव रखते हैं, जो कि हमें नहीं रखना चाहिए। By working together, we can build a world where love and understanding prevail. और हम एक साथ काम करके एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा संसार बना सकते हैं जहाँ पर प्यार हो और समझदारी हो। एंड वेयर द बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड आर सेलिब्रेटेड, और जहाँ पर भाईचारा को सेलिब्रेट किया जाए, भाईचारे से रहा जाए, जहाँ पर ये मान्यता हो कि सारे लोग मिलकर भाई बहन हैं। तो इस भाव से वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर हो। तो यही इस पोयम में हमें जो पोएट हैं वो बताना चाहते हैं। नेक्स्ट आपकी पोयम है पोयम नंबर 7। बस 2 ही पोयम बची हैं हमारी, तो इसको पूरा कर ही लेते हैं आज। ऑन किलिंग अ ट्री, गीत पटेल ने ये पोयम लिखी है। इसके क्वेश्चन आंसर है, हाउ डज अ ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग। एक पेड़ है वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है? अ ट्री फीड्स ऑन द अर्थ क्रस्ट कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ। द ट्री ऑल्सो एब्जॉर्ब्स ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। ट्री फीड्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो पेड़ है उसका भरण पोषण कैसे होता है? वो क्या करता है? अर्थ की क्रस्ट से, जमीन की कोर से, नीचे से वो क्या कंज्यूम करता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करता है पृथ्वी से, और वह अपने आप को जीवित रखता है। एंड ट्री ऑल्सो एब्जॉर्ब, और पेड़ और क्या भी अवशोषित करता है? सनलाइट को, जो सालों से सदियों से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सूरज की रोशनी को, हवा को और पानी को एब्जॉर्ब करता है, शोषित करता है। हाउ डज द ट्री हील इटसेल्फ। पेड़ अपने आप को हील कैसे करता है? हील का मतलब वो जो उसको चोट कुछ भी लगती है तो उसको कैसे ठीक करता है। द ट्री इन द पोयम हील्स इटसेल्फ बाय एब्जॉर्बिंग एयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो जो भोजन वो सूरज की रोशनी में पेड़ बनाती हैं, उसी से एयर और वाटर को लेकर, और उसी से वो अपने आप को उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपने आप को हील करते हैं। उनकी सबसे बड़ी दवाई क्या है? सनलाइट, एयर और वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ ट्री ग्रो
टू इट्स फुल साइज। एक पेड़ अपने आप में पूरी बड़ी साइज में कैसे ग्रो होता है, कैसे बढ़ता है? द ट्री ग्रोज टू इट्स फुल साइज बाय एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो पेड़ कैसे बनता है? सालों से सूरज की रोशनी, वाटर और एयर को एब्जॉर्ब करके वो क्या करता है, अपने भोजन को बनाता है। ये सबको पता है ना। और उसी से वो अपने आप को फुल्ली ग्रो अप कर लेता है। इट स्लोली ग्रोज आउट ऑफ द अर्थ एंड स्प्राउट्स लीव्स। और ये धीरे से इसमें क्या करते हैं, अंकुर फूटते हैं, पृथ्वी से बाहर निकलता है और इसकी पत्तियां बाहर निकलती हैं। तो ऐसे पेड़ बनता है। आपने देखा होगा ना कि कैसे छोटे छोटे पेड़ों में पहले पेड़ छोटा होता है, फिर वही धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और इतना बड़ा बन जाता है ना। इसकी समरी देखें, इसका सेंट्रल आइडिया और देख लेते हैं। द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री रिमाइंड्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ये पोयम है ना, ऑन किलिंग अ ट्री। एक ऑन किलिंग का मतलब किलिंग मीन्स मारना एक पेड़ को। ये हमको क्या बताता है, पेड़ों की महत्ता बताता है हमारे लिए। इट टेल्स अस दैट ट्रीज आर लिविंग बीइंग। ये हमको ये बताता है कि पेड़ कैसे हैं, जीवित हैं। जैसे कि हम जीवित प्राणी हैं वैसे ही पेड़ भी हैं। जस्ट लाइक ह्यूमंस, जैसे कि हम लोग हैं, मानव लोग हैं। एंड कटिंग देम डाउन इज लाइक हार्मिंग अ लाइफ। और उनको काटना कैसा है, जैसे कि हम एक जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। When a tree is cut, it doesn't die right away. जब एक पेड़ को काटा जाता है तो वो तुरंत मरता नहीं है। It has the ability to grow back from where it was cut. और जहाँ से इसको काटा जाता है तो उसमें वही एबिलिटी होती है कि वो वहीं से फिर से बढ़ जाता है। To completely destroy a tree, it needs to be uprooted. यदि हम एक पेड़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसको अपरूट करना होगा। अपरूट माने कि उसको जड़ से उखाड़ना होगा। विच मीन्स टेकिंग इट आउट ऑफ द ग्राउंड, कि उसको ज़मीन में से उखाड़ना होगा। दैट सपोर्ट्स इट, जो उसको सपोर्ट देती है, ज़मीन पेड़ को सपोर्ट देती है, यानी कि उसकी जड़ों को ही निकालना होगा, तभी एक पेड़ को हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। दिस एक्ट इज किलिंग द ट्री बिकॉज ये एक्ट कैसा है, एक पेड़ को मारने जैसा है। वन कैन नो लॉन्गर सर्वाइव, इट कैन नो लॉन्गर सर्वाइव विदाउट इट्स रूट्स। एक पेड़ बिना अपनी जड़ों की सर्वाइव नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, पेड़ में से पत्तियां तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, फल तोड़ लेते हैं, तो वहाँ पे नई पत्तियां, नए फल, नए और तना भी उसका तोड़ लेते हैं तो भी उसकी नई डालियाँ उग जाती हैं। लेकिन यदि हम उसको जड़ से उखाड़ दें तो पेड़ फिर से नहीं उग सकता, है ना। तो वो पेड़ को मारने के जैसा है। तो क्या हुआ है, पेड़ एक लिविंग थिंग हुई ना। इट रूट्स इन द अर्थ, इसकी जो जड़ें हैं वो पृथ्वी में होती हैं। द पोयम वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट ट्रीज आर क्रूशियल फॉर आवर इन्वायरमेंट। ये पोयम हमको ये बताना चाहती है कि हमारे पर्यावरण के लिए जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड वी शुड ट्रीट देम विद केयर एंड रिस्पेक्ट। और हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको उनकी केयर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। द पोयम वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट ट्रीज आर क्रूशियल फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो पोयम हमको क्या बताना चाहती है, क्या समझाना चाहती है कि हमारे पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। वी शुड ट्रीट दैम विद केयर एंड रिस्पेक्ट। हमें उनको केयर करना चाहिए उनकी, और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पेड़ पूरा करते हैं। एंड अब हम आ गए हैं अपनी लास्ट पोयम पर, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अ स्लमर डिड माई स्पिरिट सील। विलियम वर्ड्स ने लिखी है ये पोयम। तो आप पोएट का नाम ठीक से याद कर लें। स्लमर का मतलब होता है नींद,
डिड माई स्पिरिट माने कि आत्मा को सील कर दिया, बंद कर दिया। देखते हैं इस पोयम में आगे क्या बताना चाहते हैं पोएट हमें। वॉट चेंजेस डिड द स्लमर ब्रिंग इन द पोएट्स फीलिंग। जो स्लमर है, जो नींद है पोएट की, वो उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज लाते हैं, क्या परिवर्तन लाते हैं। द स्लमर ब्रॉट पीस टू हिज माइंड। स्लमर क्या है, पोएट के माइंड में पीस, यानी कि वो शांत हो जाते हैं एकदम से। ठीक है। वॉट कॉज्ड द स्लमर ऑफ द पोएट। वॉट कॉज द स्लमर ऑफ द पोएट। क्या कारण है पोएट की इस नींद का, इस स्तब्धता का क्या कारण है। यहाँ पे स्लमर से मतलब स्तब्ध रह जाते हैं पोएट, उनका जो दिमाग है वो सुन्न पड़ जाता है। किस कारण से। द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड कॉज द स्लमर ऑफ द पोएट। जो पोएट की स्तब्धता का जो कारण है, या उनकी जो इस ऐसी अवस्था है कि उनका दिमाग, उसका माइंड कुछ सोच नहीं पा रहा है, ऐसी अवस्था में पोएट चले जाते हैं कि डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, कि उनकी किस कारण से, उनकी जो बिलव्ड हैं, जिनको वो प्यार करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसके कारण वो इस अवस्था में आ जाते हैं। वॉट डज द पोएट मीन बाई स्पिरिट एंड इन वॉट स्टेट वॉज इट। पोएट का स्पिरिट से क्या मतलब है और वह किस अवस्था में है। इन द पोएम द वर्ड स्पिरिट रेफर्स टू द माइंड ऑफ द पोएट। यहाँ पे स्पिरिट यानी कि उनकी आत्मा का मतलब वो पोएट के मन से है, माइंड से है। इट वॉज इन डीप स्लमर, जो कि बहुत अधिक दुखी है, बहुत अधिक स्तब्ध है, नींद में, या नींद से, यहाँ पर नींद से मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या है, जो पोएट का जो मन है एकदम से, उनकी जो वाइफ रहती है, उनकी डेथ के कारण बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं और वो किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हैं। समरी देख लेते हैं इसकी। सेंट्रल आइडिया में भी आपको यही लिखना है। द पोएम अ स्लमर डेड माई स्पिरिट सील इज़ अबाउट द ऑथर्स बिलव्ड लूसी पासिंग अवे। ये उनकी जो पोएट की जो वाइफ हैं लूसी, उनके गुजर जाने के पर पोएट की क्या स्थिति है उसको दिखाती है ये पोएम। इट टॉक्स अबाउट हर डेथ अफेक्टेड द ऑथर्स फीलिंग। ये बताती है कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से और ऑथर को या पोएट को अफेक्ट करती है, उनके जीवन पर प्रभाव डालती है। एंड थॉट्स, और उनके विचारों पर प्रभाव डालती है। आफ्टर लूसीज डेथ द ऑथर्स स्पिरिट फील्स सील्ड एंड नम्ब। जो ऑथर का मन है, जो उनका दिमाग है, वो कैसा हो जाता है, एक तरह से बंद पड़ जाता है, सुन्न हो जाता है। लाइक अ डीप स्लीप, जैसे कि बहुत गहरी नींद में हो। उनका दिमाग कुछ भी सोच नहीं पाता। पोएट का जो माइंड है वो कुछ भी, उनका दिलो दिमाग है ना, वो सब कुछ सुन्न पड़ जाता है, कुछ सोच नहीं पाता। बिफोर दिस हैपेंड द ऑथर डिडंट रियली थिंक अबाउट द हार्ड्स रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। इसके पहले जो ऑथर रहते हैं या जो हमारे पोएट हैं, उन्होंने कभी भी जीवन की इस कठोरता को, कठोर वास्तविकता को कभी भी इतना डीपली उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा उनके जीवन में होगा। ही टुक लाइफ फॉर ग्रांटेड एंड डिडंट फुली अंडरस्टैंड इट्स फ्रेजिलिटी। और वह जीवन को हल्के में लेते थे। ठीक है। फॉर ग्रांटेड माने जीवन को हल्के में लेना। डिडंट फुली अंडरस्टैंड, वो कभी नहीं समझ पाए कि जीवन कैसा है, क्षणभंगुर है। इसकी भंगुरता को नहीं समझ पाए कि कब किसके साथ से कौन चला जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल है। ही रियलाइज्ड दैट लाइफ इज अनसर्टेन एंड प्रीसियस। तब उनको ये महसूस होता है कि जीवन कैसा है, अनिश्चित है एंड बहुमूल्य है। एंड ही शुड लीव एप्रिसिएट द टाइम ही हैड विद हर। और उनको क्या करना चाहिए, अब उनके साथ, उनके जो समय उन्होंने बिताया है अपनी वाइफ के साथ, उसको ही एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए और उसको अच्छे से जीना चाहिए, जो भी आपको टाइम मिला है। इसका मतलब है कि हमें जो भी समय मिला है, हम ठीक उसका सही सही क्या करें, उपयोग करें, या एक दूसरे के साथ टाइम बिता लें। बाद में पछताने से अच्छा है कि हम पहले ही जो लाइफ में करना चाहते हैं या जिनके लिए जो करना चाहते हैं वो हम टाइम से करें।
तो आज की वीडियो में मैंने आपकी सारी पोएम को एक साथ ही सारे क्वेश्चन आंसर्स को समझा दिए हैं। आप इनको 1 बाय 1 करके भी तैयार कर सकते हैं और आप अच्छे से पूरे पोएम्स को एक साथ इनको देख सकते हैं। वीडियो को बार-बार आप देख सकते हैं और इसमें समझ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यदि आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको नोट कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं लिखोगे तो। और जिन बच्चों के पास ब्लैंक इसकी कॉपी है तो वो उनमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प के लिए था। आप भी मेरी हेल्प कीजिए। आपको क्या करना है, आपको चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के पास भेजिए इसे जिनको इनकी ज़रूरत है, तो वो भी इससे समझ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कौन सी चीज़ आपको कोर्स में समझ में नहीं आ रही है, तो वो मैं आपके लिए बना के लाऊंगी। और ये आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम था, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सारी पोएम्स को इसमें समझा दिया है। ठीक है ना, तो ये आपकी हेल्प करेगा। आप okay, that's all for this video. Thank you for watching. Like, subscribe and share. बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।